सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबीआई के सर्कुलर में। आज का जो सर्कुलर हम लेने जा रहे हैं वो जनवरी 5, 2021 का सर्कुलर है। सर्कुलर का विषय रहेगा बैंक जो है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को जो फाइनेंस करते हैं या उधार देते हैं उसके रिगार्डिंग ये सर्कुलर है। सर्कुलर सभी कमर्शियल बैंकों को संबोधित किया गया है जिसमें आरआरबी इंक्लूड नहीं है। आरबीआई इसमें एक हवाला देता है पुराने सर्कुलर का जो 2015 का है। उनके ऑप्शन सब्जेक्ट मास्टर सर्कुलर कंसोलिडेट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द एबव मैटर इश्यू अप टू जनवरी 4, 2022। पर्पस जो है टू ले डाउन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज रेगुलेटरी पॉलिसी रिगार्डिंग फाइनेंस टू एनबीएफसीज बाय बैंक। और इसमें क्लासिफिकेशन जो किया है वो स्टेचुरी गाइडलाइन इशू अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत इसका क्लासिफिकेशन हुआ है। और प्रीवियस गाइडलाइन जो दी गई थी वो 2015 का जो सर्कुलर है उसका लिंक दिया गया है जो एनबीएफसीज के लिए फाइनेंस के हिसाब से दिया गया था। अब एप्लीकेशन जो है वो टू ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है इसमें एप्लीकेबल होंगे एक्सक्लूडिंग आरआरबी जिसे अपने ऊपर कर ही लिया है। इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा वो 8 पॉइंट में है। अपन पॉइंट 1 by 1 लेते हैं। इसको अगर डिटेल में आप स्टडी करना चाहें तो हम इसका लिंक जो है सर्कुलर का वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। पहले हम पहला पॉइंट लेंगे इंट्रोडक्शन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अंडर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 3B। यानी कि इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेशन उसमें डिफ़ाइन किया है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का, वो है चैप्टर 3B 3rd B और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 उसके अंदर डिफ़ाइन किया है। और विद द अमेंडमेंट उस पर अमेंडमेंट जो है उसके बारे में बताया गया है। मतलब हुआ जनवरी 1997 में इन टर्म ऑफ सेक्शन 45 फर्स्ट B ऑफ द सेड एक्ट एंड अमेंडमेंट ऑफ द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 अगस्त 2019 में in term of section 29A of the National Housing Bank Act 1987. All non-banking finance companies including housing finance companies have to be mandatory registered with the Reserve Bank of India। इनके NBFCs को RBI के साथ रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। अब अगली बात करें टर्मिनोलॉजी में बात करें तो पहला टर्म जो है वो NBFCs नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ जो है वो रजिस्टर्ड होती है आरबीआई के साथ में, जिसमें इंक्लूड किया जाता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ को भी HCF को रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 29 ऑफ द हाउसिंग नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। उनको भी NBFCs में इंक्लूड किया जाता है जो हाउसिंग कंपनीज़ होती हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़, और जो जिनका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के तहत होता है। दूसरी बात करें अपन टर्म की तो करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट मीन्स द इन्वेस्टमेंट क्लासिफाई इन द बैलेंस शीट ऑफ द बोरोवर्स एज अ करंट असेट्स। यानी कि जो एनबीएफसीज की करंट असेट्स में के तहत जो होते हैं एंट्रियाज उसको करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। हेल्ड फॉर लेस देन 1 ईयर के लिए उसको हेल्ड किया जाता है। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें वो आती हैं अदर देन करंट असेट्स। जो करंट असेट्स में जो इंक्लूड नहीं होते असेट्स वो उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड होते हैं। और अनसिक्योर्ड लोन है, इसका मतलब होता है कि लोन जो सिक्योर नहीं होते टेंजिबल असेट्स के द्वारा। अगला अपन हेडिंग देखेंगे तो वो रहेगा बैकग्राउंड। ग्राउंड की बात करें तो क्रेडिट से संबंधित मैटर्स जो है आरबीआई ने डीरेगुलेट कर दिए हैं, जिसका मेन कारण ऑपरेशन फ्रीडम है जो कि बैंक को आरबीआई ने दिए हैं। हालांकि कुछ प्रकार की गतिविधियों से जुड़े फाइनेंस को आरबीआई ने रेगुलेशन में रखा है। जो गतिविधियां फाइनेंस एनबीएफसीज की हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज की हैं, उनके अंदर आरबीआई ने रेगुलेशन अपना रखा है। दूसरे पॉइंट में अगर अपन बात करें तो जो बैंक फाइनेंस है एनबीएफसीज जो
रजिस्टर्ड है आरबीआई के साथ में, उनके बारे में बात करेंगे। जो आरबीआई ने सीलिंग लगा रखी थी बैंकों पे एनबीएफसीज को एडवांस देने के लिए, कि जो बैंकों का नेट ओन फंड है उनका कुछ परसेंटेज जो है वही वो एनबीएफसीज को कर सकते थे फाइनेंस, वो है विड्रॉ कर ली है आरबीआई ने, हटा दी है कि ये लिमिट अब नहीं रहेगी, ऐसा बता रहा है आरबीआई सर्कुलर में। आरबीआई के साथ जो एनबीएफसीज रजिस्टर्ड है और जो एंगेज हैं प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ असेट्स फाइनेंसिंग, लोन, फैक्टरिंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, उसके अकॉर्डिंगली बैंक मैक्स 10 बैंक अपना जो है उनमें फाइनेंस बढ़ा सकते हैं बेस्ट वर्किंग कैपिटल के आधार पर, एज वेल एज टर्म लोन टू द एनबीएफसीज रजिस्टर्ड विद आरबीआई। दूसरे पॉइंट में कि अगर सेकेंड हैंड असेट में एनबीएफसीज का अनुभव है, काम करती हैं, तो बैंक उसमें फाइनेंस कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि बैंक उपयुक्त लोन पॉलिसी जो है वो एनबीएफसीज के लिए अपने बोर्ड के अप्रूवल से बना सकते हैं, और वो जो पॉलिसी बनाई जाए वो आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार हो। इसके अलावा आरबीआई ने अगले पॉइंट में बताया है कि कुछ एनबीएफसीज ऐसी होती है जिनको आरबीआई एक्ट 1934 में एक्सेम्प्टेड किया गया है, इवन उनको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसी एनबीएफसीज जो है वो डिसीजन लेती है अपने पर्पस ऑफ क्रेडिट, नेचर एंड क्वालिटी ऑफ अंडरलाइंग असेट्स, रिपेमेंट कैपेसिटी और बोरोवर आल्सो रिस्क परसेप्शन के आधार पर। चौथे पॉइंट में वो एक्टिविटीज़ बताई गई हैं जो एलिजिबल नहीं है बैंक क्रेडिट के लिए। बिल डिस्काउंटेड एंड डिस्काउंटेड बाय एनबीएफसीज वो एलिजिबल नहीं है ऐसे में। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, उसमें ये दिया गया है कि कमर्शियल व्हीकल इंक्लूडिंग लाइट कमर्शियल एंड टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, द बिल शुड हैव बीन ड्रॉन बाय द मैन्युफैक्चरर्स एंड ऑन डीलर ओनली। ये जो है एक्सेप्शन है, ये जो बिल डिस्काउंटेड है ये अलाउ है, बाकी बिल डिस्काउंटेड एंड डिस्काउंटेड जो है वो अलाउ नहीं है। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट है एनबीएफसीज द्वारा वो करंट या लॉन्ग टर्म नेचर इन कंपनी इन वे ऑफ शेयर, डिवेंचर्स, स्टॉक ब्रोकिंग, कंपनी में भी प्रोवाइडेड नीड बेस्ड क्राइटेरिया शेयर एंड डिवेंचर। इनकी जो एक तरह से अपन बात करें कि शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है वो अलाउ उसके तहत नहीं करता है। और अगली बात करें तो अनसिक्योर्ड लोन है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स है बाय एनबीएफसीज, उस पर जो है बैंक लोन नहीं कर सकती। या ऑल टाइप लोन एंड एडवांस बाय एनबीएफसीज टू देयर सब्सिडरी या ग्रुप कंपनीज एंटिटी है, उनको जो फाइनेंस किया है उसके लिए बैंक एनबीएफसीज को फाइनेंस नहीं कर सकती है। और इसके अलावा फाइनेंस टू एनबीएफसीज फॉर फर्दर लेंडिंग टू इंडिविजुअल्स फॉर सब्सिडरी सब्सक्राइबिंग द आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के लिए अगर एनबीएफसीज लोन कर रही है तो उसके लिए बैंक उन एनबीएफसीज को लोन नहीं कर सकती। तो परचेज ऑफ शेयर फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट, इसके लिए भी बैंक लोन नहीं कर सकती एनबीएफसीज को। अगला पॉइंट है बैंक फाइनेंस टू फैक्टरिंग कंपनीज, यानी कि बैंक जो है फाइनेंस फैक्टरिंग कंपनी को किस तरह से कर सकता है नहीं कर सकता वो देखेंगे। अगर अपन फैक्टरिंग कंपनीज की बात करेंगे, फैक्टरिंग वर्ड अगर आपने सीआईबी की है तो उसमें फैक्टरिंग वर्ड शब्द ज़रूर सुना है। फैक्टरिंग से तात्पर्य यह है कि अगर आपका कोई बिल पेंडिंग है तो उसके अगेंस्ट में आपने कहीं से फ़ंड की व्यवस्था की, अगर बिल का पेमेंट लेट से आएगा तो फैक्टरिंग कंपनीज़ की बात करें तो वो ऐसी कंपनीज़ होती है जैसे कि अगर किसी कंपनी का बिल का पेमेंट बहुत लेट मिलता है तो उसका कैश फ्लो बराबर नहीं हो पाता है, तो इसी कंडीशन में वो कहीं से कैश की व्यवस्था करती है, तो इसी कंपनी को कैश उपलब्ध करने वाली जो कंपनी है वो फैक्टरिंग कंपनी कहलाएगी, यानी कि जो उसको कैश अवेलेबल करा देगी उसके बिल के अगेंस्ट में। फैक्टरिंग कंपनी जो है वो क्वालिफाई करे एज ए फैक्टरिंग कंपनी एंड कैरी आउट देयर बिजनेस अंडर द प्रोविज़न ऑफ द फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011 के तहत अगर वो बिज़नेस कर रही है और उसका जो 50% ऑफ इनकम है वो फैक्टरिंग एक्टिविटी से आता हो, या उसकी रिसीवेबल परचेज फाइनेंस इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर द विद रिकॉर्स और विदाउट रिकॉर्स, वो 50% जो उसकी इनकम हो अगर वो फैक्टरिंग से हो। और बैंक का जो एक्सपोज़र है एक सिंगल एनबीएफसीज को एक्सक्लूडिंग
गोल्ड लोन कंपनीज जो हैं वो रेस्ट्रिक्टेड है 20% ऑफ देयर एलिजिबल कैपिटल बेस। इनकी टीयर 1 कैपिटल है उसका 20% तक ही वो एक एनबीएफसीज को, सिंगल एनबीएफसीज को बैंक फाइनेंस कर सकते हैं। अगर एनबीएफसीज जो है वो गोल्ड ज्वेलरी में काम करती, गोल्ड ज्वेलरी के लोन में, तो इस केस में जो है वो नॉट एक्सीड 7.5% ऑफ द बैंक्स कैपिटल फंड्स। टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल के 7.5% से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हाउएवर द एक्सपोजर सीलिंग में बी अप टू 5%, इनकी 5% बढ़ा सकते हैं, 12.5% कर सकते हैं बैंक कैपिटल फंड्स इफ़ द एडिशनल एक्सपोजर ऑन अकाउंट ऑफ द फंड ऑफ लैंड सच एनबीएफसीज फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एज अ डिटेल जो है इसमें दी गई इसके तहत हो तो। इसके अलावा जो बैंक है अपनी इंटरनल लिमिट भी रख सकते हैं